Goal, nation's leading institute. Hello dear students, I am Shailesh Jha, chemistry faculty in Goal Institute, Patna. Students, today we have organic chemistry part of question paper spot test 13. Now, on screen first question we have question number 140. Question 140 में क्या कहता है students? Which of the following is more acidic than others? इसका मतलब क्या हुआ? इन सब चारों ऑप्शन जो दिया है इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, मतलब कौन ऐसा है जो बाकी तीन से ज्यादा एसिडिक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए COH है, ये फिनॉल में पैरा पे NO2 लगा दिया और ये फिनॉल के पैरा पे OCH3 लगा दिया। स्टूडेंट आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, ये फिनॉल से हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि अगर इसका H+ हटाओ, कंजुगेट बेस बनाओ तो निगेटिव चार्ज आएगा। अब निगेटिव सिग्मा पाई अगर रेजोनेंस कराओगे तो इसका इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर आता है। लेकिन फिनॉल का अगर बनाओगे तो फिनॉक्साइड बनेगा, H+ हटाओ तो O- आएगा, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यह बात तो पक्का है। एक चीज और ध्यान देना है स्टूडेंट, क्या कि अगर आपके पास जैसे है फिनॉल, इससे ज्यादा एसिडिक तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो हम पिक्रिक एसिड ले लेते हैं, NO2 ऐसा लिए पिक्रिक एसिड, अब इसका जो कंजुगेट बेस है ना वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दैट मींस ये पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। ये क्यों ज्यादा एसिडिक हुआ? फिनॉल तो नहीं था ज्यादा एसिडिक, ये क्यों हुआ? ये इसलिए ज्यादा एसिडिक हुआ कि ये तीनों NO2, ये जो 3 NO2 है, ये तीनों -M से इसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। समझ गए स्टूडेंट? लेकिन यहां तो ऐसा कुछ बात है नहीं, एक NO2 लगा हुआ है, चलो पैरा पे, उससे कोई फर्क पड़ना ज्यादा है नहीं। फिर यहां OCH3, ये तो डोनर ग्रुप लगा है, इस कारण से सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। मतलब 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। So next question now students, we have question number 141. 141 में क्या है स्टूडेंट? देखो बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, एसर्शन और रीजन दिया है। चलिए देखते हैं एसर्शन में क्या है। सुगर मोइटी प्रेजेंट इन DNA मॉलिक्यूल इज बीटा डी राइबोज। गलत स्टूडेंट, RNA का जो सुगर मोइटी होता है वो होता है बीटा डी राइबोज, और DNA का क्या होता है स्टूडेंट्स? बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। होता है कि नहीं होता है बोलो? इसका मतलब ये बीटा डी राइबोज दिया तब तो गलत हो गया, मतलब एसर्शन गलत है। रीजन देखो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA yield a pentose sugar, nitrogen containing heterocyclic base and phosphoric acid. Yes स्टूडेंट्स, अगर हम RNA या DNA कोई भी ले और उसका हाइड्रोलिसिस करें तो यही मिलना है, क्या? पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो एसर्शन हो गया रॉन्ग और रीजन हो गया राइट। चलो देखते हैं कहां है। एसर्शन हो गया फॉल्स, देखो दिया हुआ है, और रीजन इज ट्रू। एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, मतलब 141 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो नेक्स्ट कौन सा है। ओके, तो ये मैच करने वाला है स्टूडेंट्स, मैच कॉलम है। इसका ऑप्शन नीचे है, मैं पहले आपको ये समझा देता हूं, फिर ऑप्शन मैच कर लेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखो क्या कहता है इसमें। देखो मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, क्या क्या है इसमें। कॉलम 1 में रिएक्शन दिया है और उसका टेम्परेचर से मैच करना है। स्टूडेंट्स, हर जगह टेम्परेचर याद रखने का जरूरत नहीं होता है, कुछ एकाध केस में हम लोगों को टेम्परेचर याद भी रखना होता है रिएक्शन में।
बाकी इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में भी ये आ जाएगा। देखो ए में क्लोरोबेंजीन NaOH, ये फिनॉल बना है। याद करो क्लोरोबेंजीन का अगर बात करें तो यहां पे रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको पता है कि नहीं, क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 या SN2 नहीं देता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और अदर पॉइंट्स भी है कि आपका जो फिनाइलिक कार्बोकेटायन होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। दूसरा बात ये कहते हो कि न्यूक्लियोफाइल जब आएगा अटैक करने तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल कर देगा। ठीक है, मतलब ये SN1 या SN2 नहीं देता है। ये कब देता है रिएक्शन स्टूडेंट? ये NaOH के साथ ये जो बना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे ये रिएक्शन देता है। और इस पे भी SN1 SN2 से नहीं देता है स्टूडेंट, किससे देता है? SNAE मैकेनिज्म से। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, SNAE मतलब थ्रू एडिशन एलिमिनेशन और SNEA बेंजाइन मैकेनिज्म वाला, तो SNAE से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 623 केल्विन। ठीक है, तो 623 केल्विन वो नीचे दिया हुआ है। चलिए हम लोग, मैं यहां पे लिख देता हूं, ए के लिए कितना चाहिए स्टूडेंट? 623 केल्विन चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझो यहां ध्यान से, इसका मैकेनिज्म में क्या बताया? SNAE। ठीक, इसका इंटरमीडिएट, आप इसका मैकेनिज्म किए होंगे, इसका इंटरमीडिएट बनता है कार्बेनाइन। तो अगर लीविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पे, ध्यान से सुनना, लीविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पे -M ग्रुप अगर लगा है, कहां पे? ऑर्थो पैरा पे -M लगा है, तो कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। और कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल मतलब इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। समझ गए बात को? मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कर रहा है? ये सभी कौन सा फॉलो कर रहा है मैकेनिज्म? तो मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है SNAE। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बेनाइन। इसलिए लिविंग ग्रुप के ऑर्थो पैरा पे -M रहेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी SNAE में ज्यादा। रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब कम टेम्परेचर पे रिएक्शन होने लगेगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट्स? चलो देखो, तो सबसे पहले NaOH और कुछ नहीं दिया है, ये डॉ प्रोसेस है, तो यहां 623 केल्विन का जरूरत पड़ा। अब एक NO2 पैरा पे दिया है, तो थोड़ा कम टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा। ऑर्थो पैरा दोनों पे -M दिया है, और कम टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा। और देखो अगले वाले में तीनों पे दिया है, तो NO2 ऑर्थो पैरा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, देखो तीनों पे दिया है NO2, तो और कम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा। देखो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो और कम टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, तो उस हिसाब से अगर स्टूडेंट अब हम लोग देखें तो टेम्परेचर को आसानी से मैच कर सकते हैं। तो ए के केस में जो था वो ए का कौन सा हो जाएगा? 623 केल्विन, 300 ATM नहीं भी देता तो भी चलता। बी में जहां की आपका एक NO2 लगा हुआ है, तो उससे कम टेम्परेचर कौन सा दिया है? ये 443 केल्विन दिया हुआ है, इसका मतलब इसका थर्ड हो जाएगा। सी का कौन सा होगा स्टूडेंट? इसमें 2 NO2 लगा है, तो उससे भी थोड़ा कम टेम्परेचर, मतलब 368, मतलब हो गया 2। और डी में उससे भी कम, इवन ये वार्म वाटर देने से भी होता है, मतलब 333 केल्विन 1, तो 4321। चलो अब इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, आप देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है, रुको, देखो अब इसमें देखो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा ना स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, देखो 4, 3, 2 और 1, इसका मतलब करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, so next question now student we have question number 147. चलिए देखते हैं 147 में क्या कहता है। पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनॉल। ध्यान से सुनना, पैरानाइट्रोफिनॉल कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल से, ये बिल्कुल सही बात है। एंड पैराक्रिसॉल इज वीकर एसिड। समझो, पैरानाइट्रोफिनॉल क्या हुआ? फिनॉल और पैरा पे क्या लगा दिए? NO2।
ठीक, कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है किससे भाई, फिनॉल से। एक बात ये दिया हुआ है, अच्छी बात है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं। और एक और चीज दिया है क्या, कि पैराक्रिसॉल मतलब CH3 लगा दो, तो ये OH और पैरा पे लगा दो CH3, पैराक्रिसॉल इज अ वीकर एसिड। ठीक है, पैराक्रिसॉल इज अ वीकर एसिड, मतलब इससे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फिनॉल होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा दिया है। अब इसी का रीजन हमसे पूछा जा रहा है, तो पहले समझ लो, फिर ऑप्शन से हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, होता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखते कैसे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अब जो कंजुगेट बेस बना नेगेटिव चार्ज वाला रहेगा, तो अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप है, अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप है तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डोनर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा और एक्सेप्टर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। क्यों, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से देखें। अब देखो, ये जो NO2 लगा, ये -M से खींचा, -M से खींचेगा तो जो इसका कंजुगेट बेस बनेगा O-, ये O- ज्यादा डिलोकलाइज होगा कि नहीं, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। अच्छा, ये लेस एसिडिक क्यों हुआ, पैराक्रिसॉल लेस एसिडिक क्यों है फिनॉल से, क्योंकि CH3 तो भाई हाइपर कंजुगेशन से डोनेट कर रहा है। अब डोनेट करेगा तब तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा O-, इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा ये। अरे जब यही डोनेट कर दिया, यहां पे निगेटिव ले आएगा, तो ये तो इसको रिपेल करेगा ना, इसके देने की टेंडेंसी रिंग के अंदर कम हो जाएगी, लेस डिलोकलाइज होगा। तो कंजुगेट बेस अगर लेस स्टेबल होगा तो लेस एसिडिक हुआ। समझ के बात को, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो NO2 -M से खींच रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। CH3 डोनेट कर रहा है हाइपर कंजुगेशन से, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या दिया हुआ है देखो। CH3 ग्रुप डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, गलत। NO2 ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, गलत। CH3 ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ ठीक है, ऑन ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप मेकिंग रिलीज ऑफ H+ ईजियर। Eg कहां रिलीज करेगा भाई, वो तो लेस एसिडिक है। फोर्थ ऑप्शन पर NO2 ग्रुप डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन ऑफ OH मेकिंग पैरा नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल यही होगा। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाया, अरे भाई यहां से घटाया तब ना O- जो आ रहा है, ये ज्यादा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ये NO2 खींचा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किया, तब ये निगेटिव ज्यादा डिलोकलाइज है, मतलब स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस की ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब 147 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Okay, so now next question we have question number 151. सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी पूछ रहा है स्टूडेंट। देखो, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज। चलिए ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन में दिख गया, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर है नहीं, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और इन दोनों में देखो कहीं नहीं, कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है। यहां पॉजिटिव है भी, अच्छा ऑक्टेट देखेगा नॉर्मली पॉजिटिव वाले पे, नहीं इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव है तो एक दे दिया, 5 में 3 बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो 3 बॉन्ड का 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात करें तो सबसे लास्ट में तो ए आने वाला है भाई, क्यों, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसमें कार्बन का। अब बी और सी सिंपल सा भाई, पाई बॉन्ड का नंबर देखो, 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड। डिफरेंस क्या है, ये जो बी है इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन, और सी में चार्ज सेपरेशन है। तो अगर चार्ज सेपरेशन नहीं है तब वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी ज्यादा होगा और सी कम होगा, तो बी सी और लास्ट में ए। चलो देखो कहां पे है, बी सी ए, बी सी और ए, यही है ना बी सी ए। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो 151 का होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Okay. So now next question we have question number 152. चलिए देखते हैं 152 में क्या कहता है. The order of reactivity of phenyl magnesium bromide Grignard reagent है स्टूडेंट. pH MgBr क्या देगा? pH माइनस with the following compound each. अब कंपाउंड क्या क्या है? एसिटल्डिहाइड मतलब CH3COH, एसीटोन मतलब CH3COCH3, बेंजोफिनोन मतलब PHCOPH, और एक कौन सा दिया? मिथेनॉल मतलब HCOH. और इन सब का रिएक्टिविटी किससे दिया स्टूडेंट? pH MgBr मतलब pH माइनस. तो pH माइनस हो गया न्यूक्लियोफाइल. ये सभी एल्डिहाइड या कीटोन है, तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल दिया है, तो मैकेनिज्म क्या होगा स्टूडेंट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी देखते कैसे? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी इस कार्बोनाइलिक कार्बन पे जितना डेल प्लस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अरे भाई, डेल प्लस जितना ज्यादा रहेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा. होगा कि नहीं होगा? अब सोचो डेल प्लस कब ज्यादा होगा, एल्डिहाइड में या कीटोन में? भाई कीटोन में तो दोनों साइड से डोनेट कर रहा है, तो डेल प्लस घट जाएगा. तो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड का ज्यादा होता है कीटोन से. ठीक है, चलो देखते हैं. तो इसमें फिर भी CH3 प्लस आई से तो दे ही रहा है. फॉर्मल्डिहाइड में देखो कोई डोनर नहीं है, तो डेल प्लस यहां पे क्या होगा? सबसे ज्यादा. तो डेल प्लस मैक्सिमम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड. तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो, तो सबसे ज्यादा किसमें हो गया? डी. रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा डी. उसके बाद देखो एल्डिहाइड कौन सा है? ए. तो डी ए. अच्छा, बी और सी में देखो, ये दोनों CH3 प्लस आई से दे रहा है इसको, लेकिन ये तो रेजोनेंस से दे रहा है भाई, प्लस एम से दे रहा है ये दोनों. तो डेल प्लस तो इसमें मिनिमम हो जाएगा इस केस में, इसलिए एसीटोन का ज्यादा होगा. ठीक है, तो डी ए, इसके बाद हो गया बी, और सबसे लास्ट में ये सी. ठीक है, तो डी ए बी सी, डी ए बी सी. चलो देखो कहां है डी ए बी सी. डी ए बी सी, इसका मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 152 का वो होगा फोर्थ ऑप्शन. क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसको इरेज कर दे रहे हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 155. क्वेश्चन 155 में क्या है देखिए. CH3CHO एसिटल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय. CH3CHO को कैसे प्रिपेयर करेंगे? ठीक है, देखते हैं. ए में ऑक्सीडेशन ऑफ CH3CH2OH बाय यूजिंग हीटेड कॉपर एट 573. बिल्कुल, Cu at 573 Kelvin you can say behaves like a mild oxidizing agent. डिहाइड्रोजिनेशन करता है. तो CH3CH2OH है, तो O से H हटेगा, C से एक H हटेगा और डबल बॉन्ड आएगा, मतलब CH3COH एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा. तो A से तो बन रहा है. ठीक है, B में देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ किसका भाई? तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3. इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने से, तो ओजोनोलिसिस करोगे तो क्या होगा? ये दोनों टूटेगा, एक डबल बॉन्ड हो इस पे, एक डबल बॉन्ड हो इस पे, तो क्या बनेगा? CH3CHO, इधर से भी CH3CHO. इसका मतलब इससे भी बन रहा है एसिटल्डिहाइड. फिर थर्ड देखो CH3CN, क्या दिया? CH3CN, इसमें दिया SnCl2HCl पहले. ठीक है, SnCl2HCl. स्टीफेंस रिएक्शन याद करो स्टूडेंट्स. तो ये पार्शियली रिड्यूस करेगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है. उसके बाद तो एसिटल्डिहाइड बनेगा कि नहीं? तो यहां से क्या बनेगा? CH3COH एसिटल्डिहाइड. ठीक है, इसका मतलब इससे भी एसिटल्डिहाइड बनना है. फिर देखो ऑक्सीडेशन ऑफ CH3CH2OH विथ PCC CH2Cl2. तो PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. अगेन O से H और एक C से एक H हटेगा और डबल बॉन्ड आएगा, मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड O. मतलब फोर्थ से भी बन रहा है, तो चारों से बन रहा है. तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? देखो ऑल ऑफ दीज, मतलब
155 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Okay, so now next question we have question number 156. 156 में क्या है, चलो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1। आपको क्लियरली पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है? SN1 की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म। मतलब लिविंग ग्रुप हटाओ, पॉजिटिव चार्ज लो तो कार्बोकेटायन बना, उसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपको कार्बोकेटायन बना के यहां बताता हूं। तो Cl हटा, प्लस आया, Cl हटा, प्लस आया, Cl हटा, यहां प्लस आया, और Cl हटा, यहां पे प्लस आया। इन चारों कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखना है, ठीक? तो यहां पे देखो, इस कार्बोकेटायन को 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और डिलोकलाइजेशन है, तो ये तो भाई एंटी एरोमेटिक हो जाएगा कार्बोकेटायन। और एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल होता है, तुम्हें पता ही है। बी में अगर देखो पॉजिटिव है तो ओ पे लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर तो डिलोकलाइज होगा। तो 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है पूरा। तो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये एरोमेटिक हो जाएगा। सी में देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, इधर भी पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो क्रॉस रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज होगा। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? क्रॉस रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस इसके कारण स्टेबल हुआ। और यही चीज डी में देखो तो पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हुआ। एक्सटेंडेड रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज होगा। तो सबसे स्टेबल तो एरोमेटिक हो जाएगा कार्बोकेटायन बी। अब सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक आएगा, उसको छोड़ दो। तो क्रॉस और एक्सटेंडेड किससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी? क्रॉस रेजोनेंस या एक्सटेंडेड? एक्सटेंडेड से मिलेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी रेजोनेंस एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो एक्सटेंडेड भाई किसमें है? डी में। तो बी के बाद आ गया डी, डी के बाद आ गया सी, और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन वाला ए। तो आंसर कौन सा हुआ स्टूडेंट? बी डी सी ए। चलो देखो बी डी सी ए किसमें है? बी डी सी ए। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर हो गया 156 का, वो कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन हमारे पास एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 161। चलो ये देखो इलेक्ट्रोलिसिस दिया है और सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो तुमको पता है RCONA, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करो तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। तो RCONA कन्वर्ट होता है किसमें? R डॉट में। अब फिर R डॉट को कंबाइन करके RR बनाते हैं एल्केन। अब यहां पे क्या सीन है? CONA गया, डॉट आया, CONA गया, डॉट आया। अब ये डॉट और डॉट, 2 डॉट एक ही स्पीसीज पे है, तो इंट्रामोलिकुलर होगा। ये डॉट डॉट मिला के बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब X जो यहां पे बन गया वो क्या बना? यहां डबल बॉन्ड और ये CH3, ये X बना। अब NBS दिया है, तो NBS के केस में क्या करते हैं हम? क्या काम करते हैं? डबल बॉन्ड के कंजुगेटेड पोजीशन पे एक रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल, ठीक है, और वहां पे हम Br डॉट जोड़ देंगे। तुम उसमें रेजोनेंस कराओ, रेजोनेंस कराने से दूसरा रेडिकल भी बनेगा, ठीक, उस पे भी Br डॉट जोड़ोगे, वो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, दोनों बनेगा। अब यहां का सीन क्या है? तो डबल सिंगल, यहां पे एक फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है, मैं बना के बताता हूं। तो NBS का रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड के कंजुगेटेड पोजीशन पे ये डॉट आया। डबल बॉन्ड का कंजुगेटेड पोजीशन ये भी है, यहां भी डॉट आ सकता है, ठीक, उससे भी फिर रेजोनेंस करा के बनाओ जो स्पीसीज बना। अब फिर Br डॉट जोड़ो, तो सभी में Br डॉट जोड़ो, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सारा प्रोडक्ट इसमें बनता है। बट अगर मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट का बात करें तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल के करस्पॉन्डिंग बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो गिवन ऑप्शंस है ना, इसमें आपको करने का कुछ जरूरत ही नहीं, यही ज्यादा स्टेबल है। इसमें सीधा सीधा आप Br डॉट जोड़ दो तो यहां पे लगेगा Br
CH3 और Br, और यही प्रोडक्ट आपका फाइनल बन जाएगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट, तो यही Y हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं, कहां पे ये दे रखा है, सेकेंड में देखिए CH3, नहीं ये नहीं है, थर्ड में देखिए CH3 उसी कार्बन पे है Br और यहां डबल बॉन्ड, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया। बाकी ऑप्शन को देखो, अब देखो डबल बॉन्ड वाले पे ही Br लगा है, ये तो होने से रहा, ठीक। ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग, ये डबल बॉन्ड का कहीं से कोई कंजुगेटेड का बात ही नहीं है यहां पे, ये नहीं होगा। और ये भी आप करके देखिए, रेजोनेंस भी कराइएगा तो ये स्पीसीज रेडिकल नहीं बनेगा जहां की ये Br डॉट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो मोर स्टेबल रेडिकल से बनेगा और वो यही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करेक्ट आंसर जो 161 का हो गया वो हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। Okay, so now next question we have question number 162. अगेन एक सिक्वेंशियल रिएक्शन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है, और प्रोडक्ट हम लोग बनाते जाते हैं। हम लोग से W फाइनल प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। देखिए तो सबसे पहले X, H प्लस हीट दिया है, एल्कोहल है और H प्लस हीट दिया है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल E1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, OH हटेगा प्लस आएगा, फिर बगल से H हट के डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो X इसमें क्या बना स्टूडेंट्स, यहां डबल बॉन्ड आ गया, इधर भी आ सकता था, बात बराबर, प्रोपीन बना। अब इसमें HBr दिया, अब HBr दोगे तो मार्कोनिकॉप से एडिशन होगा, पेरोक्साइड नहीं है, मार्कोनिकॉप से होगा, तो पाई टूटा यहां H और यहां पे Br, तो Y जो बना, Y जो बनेगा ये X था ना, तो यहां पे Br लगा बीच में, ठीक। उसके बाद Y में सोडियम ड्राइथर दिया, उर्ज रिएक्शन, तो उर्ज रिएक्शन कराओगे, सोडियम ड्राई ईथर, तो Br हटा डॉट, ये डॉट डॉट को जोड़ो, इस तरह का स्पीसीज बना, और ये हो गया कौन सा स्टूडेंट्स, Z। अब Br2H दिया हुआ है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ब्रोमीन है, फ्लोरीन क्लोरीन रहता तो टेबल का जरूरत पड़ता हमको कि रिलेटिव रेट फ्लोरिनेशन में क्या होगा, क्लोरीनेशन में क्या होगा, ब्रोमिनेशन में कोई टेंशन नहीं है, जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो वहीं पे Br जुड़ेगा, तो यहां चाहे यहां, जहां भी तुम्हारा मन करे, क्योंकि दोनों इक्वली स्टेबल होगा। तो इसमें अब अगर Br2 और HDU दे दिए तो यहां पे क्या लग गया स्टूडेंट, ब्रोमीन, और यही प्रोडक्ट कौन सा है, W, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा था, तो W देखो कहां पे दिया हुआ है, ये आंसर ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, मतलब 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 167। 167 में क्या कहता है, देखिए 167 में ए हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H12 दिया हुआ है, कहता है ओजोनोलिसिस से क्या क्या मिला, तो कहता है मिथेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपेनडाइल, तो कहता है हाइड्रोकार्बन क्या है। ऑप्शन से सबसे अच्छा देखते हैं, चलो इसमें तो देखो मिथेनॉल मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं, इसको तो ऐसे ही कट कर दो, इसका ओजोनोलिसिस करो, ठीक, तो डबल बॉन्ड ये गया, एक डबल बॉन्ड हो यहां, एक यहां, फिर इसको ब्रेक करो, एक डबल बॉन्ड हो यहां, एक डबल बॉन्ड हो यहां, इससे क्या क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड हो, मिथेनॉल, फिर CHO, CH2, CHO, तो प्रोपेन डाइल ये हो गया, और CH3CO CH3 मतलब प्रोपेनोन, इसका मतलब इससे तो मिल ही रहा है, लेकिन एक ऑप्शन देखो 2 और 3 भी दिया है, तो 3 भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो 2 तो सही है ही, इसको देखो, ये गया डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये गया डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बस क्या बना भाई, CH2 डबल बॉन्ड हो, यहां भी CH2 डबल बॉन्ड हो, तो 2 मोल मिथेनॉल बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। इधर से देखो तो CHO, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 C और C से CH3 और CH3, ठीक है, इस तरह का बना। अब स्टूडेंट इसमें देखो तो ये रिक्वायर्ड जो था वो बना कहां, ठीक है, यहां एक H होगा वो ठीक है,
समझ में आ गया होगा आपको। तो प्रोडक्ट जो है वो गिवन प्रोडक्ट जो वो किससे बन रहा है, सिर्फ इसी से, सेकंड से ही बन रहा है, थर्ड से तो बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा इसका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको इरेज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 168। देखिए 168 में क्या है, एक कंपाउंड X है, H प्लस हीट दिया तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना, और फिर एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस किए तो Y बना। तो X और Y पूछ रहा है, फॉर द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई X एंड Y। तो भाई किसमें H प्लस और हीट दिए तो एसिटिक एनहाइड्राइड बना, सीधा सा बात तो है, तुम एसिटिक एसिड ले लो CH3COH, ठीक है, इसका 2 मोल ले लो तो CH3COOH। अब इसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कॉन्क H2SO4 या P2O5 लो, ये H प्लस हीट दिया है, चलेगा, H प्लस हीट तो OH H वाटर निकल गया, डिहाइड्रेट कर गया, पढ़े ना, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, वही रिएक्शन है। क्या बना प्रोडक्ट भाई, CH3COCH3, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। X तो मिल गया एसिटिक एसिड, ठीक है, X क्या हो गया स्टूडेंट, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा स्टूडेंट, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे अगर तो H2O इस पे अटैक किया, CO को ओपन रिटर्न करके इसको भगाएगा, फिर से 2 मोल एसिटिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। इसका मतलब Y जो है ये भी एसिटिक एसिड होगा, तो X भी एसिटिक एसिड और Y भी एसिटिक एसिड। चलो कहां दिया हुआ है देखते हैं, एसिटिक एसिड और ये भी एसिटिक एसिड, इसका मतलब 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 169। क्या कहता है स्टूडेंट, एक कंपाउंड दिया C5H12O, C5H12O है, अनसैचुरेशन फैक्टर हो गया 0, मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं। इसका मतलब ये जो O है तो अल्कोहल या ईथर, 2 बात हो सकता है। अब समझना, सोडियम दिए और लिखा है पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन पॉजिटिव, मतलब हुआ कि रिएक्शन हुआ, तो क्या ईथर करेगा सोडियम से रिएक्शन, नहीं। अल्कोहल में O पे H है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक्टिव मेटल सोडियम उससे रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करेगा, तो पक्का हो गया कि ये है अल्कोहल, ठीक है, ये क्या है अल्कोहल। अब इसमें कौन के Cl ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब ल्यूकास रिएजेंट दिए, क्या दिए, ल्यूकास रिएजेंट, तो इंस्टेंट टर्बिडिटी दिया, तो पक्का क्या हो गया कि अल्कोहल कौन सा है, टर्शियरी अल्कोहल। तो देख लो टर्शियरी अल्कोहल कहां दिया रखा है, कहां दे रखा है, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ये अल्कोहल है टर्शियरी, बाकी ये देखो टर्शियरी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब 169 का करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 175। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ये पूछ रहा है, और ये जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट है उसी का है, एस्टिमेशन मेथड एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक। क्या कहता है, जेल्डाल्स मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एकदम गलत। जेल्डाल मेथड का यूज नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए किया जाता है, समझ में आ रहा है, तो गलत। ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ हेलोजन, हेलोजन का टेस्ट करते हैं जब, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कॉन्क HNO3 टू डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम, ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट। जब हम लोग हेलोजन का एस्टिमेशन करते हैं ना, तो एसएफई में जैसे NaCl, NaBr, NaI वो तो है ही, अगर उस एसएफई में अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह भी है तो Na2S बनेगा, NaCN बनेगा, तो जो Na2S या NaCN बना उसको डिकम्पोज करने के लिए इस कॉन्क HNO3 का यूज किया जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड पढ़ो, द कंपाउंड NH2OH HCl
गिव्स पॉजिटिव लेसाइन टेस्ट फॉर बोथ हेलोजन एंड नाइट्रोजन। लेसाइन टेस्ट ये देगा ही नहीं स्टूडेंट, कार्बन है ही नहीं इसमें, ये कहां से देगा लेसाइन टेस्ट? कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहता कुछ नाइट्रोजन, ये सब तब होता, ठीक है। तो कार्बन है ही नहीं, ये लेसाइन टेस्ट नहीं देगा। थर्ड, फोर्थ देखो, जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इज एप्लीकेबल फॉर नाइट्रोबेंजीन। नहीं, नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, इन सब के लिए जेल्डाल मेथड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया गलत। इसका मतलब 175 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट? सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया अब ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। So now you can see next question we have question number 176. Again एक sequential reaction है। तो X एक कंपाउंड दिया है Hg2 प्लस H3O प्लस। कौन सा हो गया? Hg2 प्लस H3O प्लस। कुचरोव रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का ये रिएजेंट है। अरे HgSO4 दे लिख के चाहे Hg2 प्लस, बात देखिए। तो एक प्रोडक्ट Y बना I2 प्लस NaOH, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, तो A प्लस PHCONA X इज, ठीक। Hg2 प्लस H3O प्लस दिया है, तुरंत समझ में आ गया कि C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन रहा होगा। एक बार में समझ में आ गया हम लोग को। आंसर देखिए ये फोर्थ, बस इतने से हम लोग देख लिए। फिर भी एक बार पूरा रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो X ये हो गया, इसमें Hg2 प्लस H3O प्लस दोगे, कुचरोव रिएक्शन, Hg2 प्लस H3O प्लस दोगे तो क्या होगा? पाई टूटेगा, यहां OH यहां H, फिर टॉटोमेराइज करोगे तो फाइनली क्या मिलने वाला है? यहां से PHCO CH3 ये मिलेगा, ये हो गया Y, X ये है, ठीक। अब इसमें I2 प्लस NaOH, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन तो देगा ही, तो क्या बनेगा भाई? ये CH3 वाला पार्ट जो है ये CHI3 बना लेगा और PHCONA, तो क्या बनेगा यहां से प्रोडक्ट? PHCOONA और CHI3। तो हम लोगों से तो कौन सा पूछा जा रहा था? X क्या है? तो X तो यही हो गया, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका मतलब 176 का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 179। चलिए 179 में क्या कहता है देखते हैं। अगेन एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। Cl2 FeCl3 दिया है, तो हेलोजिनेशन का रिएजेंट है। अब इस कंपाउंड में, बेंजीन में Cl भी है और ये CO CH2 CH2 CH3। ये जो CO CH2 CH2 CH3 है स्टूडेंट्स, ये -m से रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और हेलोजन का -I लेते हैं। है तो दोनों डीएक्टिवेटर, लेकिन ये अच्छा डीएक्टिवेटर है और हेलोजन तो -I से खींच रहा है, तो खराब डीएक्टिवेटर हो, थोड़ा बहुत खींचा, ऐसा समझो आप। समझ में आ रहा बात? अब दूसरा बात क्या है कि ओरिएंटेशन पर्पस के लिए इसका +m लेते हैं, ओरिएंटेशन पर्पस के लिए हेलोजन का +m लेते हैं, ये भी आपको पता है, होता है कि नहीं होता है बोलो, ठीक है। तो ये दो ग्रुप लगा है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? क्लोरीन के अकॉर्डिंग। और क्लोरीन के ऑर्थो या पैरा पे दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl+ वो जाएगा, तो पैरा इसका ब्लॉक्ड है, तो कहां पे जाएगा? ऑर्थो पे। मतलब X जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखो X जो बनेगा ये जो है वो तो रहेगा ही, CO CH2 CH2 CH3, ये तो एज इट इज कॉपी। यहां पे जो Cl है ये भी रहेगा और इसके ऑर्थो पे एक और Cl आके अटैच कर देंगे, ठीक। X बन गया। अब NaBH4 दिया, तो NaBH4 क्या करेगा? इसको रिड्यूस करेगा, OH एल्कोहल हो जाएगा, यहां होगा ना। और फिर Cu हीट दिया, अरे भाई यहां पे OH हो गया, अब फिर कॉपर 573 या कॉपर हीट दिया, तो फिर से ये ऑक्सीडाइज होकर के फिर C डबल बॉन्ड वही बनाएगा, यही बन जाएगा फिर से। तो चलो देखो, तो ये कहां पे दिया हुआ है ऑप्शन? फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड देखो CO CH2 CH2 CH3 और ये Cl, ठीक है, और तो बाकी है नहीं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 179 का, वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया? सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, so now next question we have question number 180. 180 में क्या कहता है देखिए
कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और उसका बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे CH3NH2 है, N पे लोन पेयर है और CH3 भी इसको प्लस I से डोनेट करा है, तो N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई, ओके। यहां N का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यहां भी डीलोकलाइज्ड है, यहां भी N का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी बाहर मतलब एसिड को कम होगी, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो तो पक्का हो गया ए होगा। अब इन तीनों में डिफरेंस देखो, यहां पैरा पे NO2 लगा है, -M से खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहां OH ये +M से दे रहा है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी। सबसे ज्यादा तो ए हुआ, उसके बाद कौन सा होगा सी के बाद कौन सा होगा बी, और सबसे लास्ट में डी। समझ में आ गया? ए का सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि N का लोन पेयर बिल्कुल भी डीलोकलाइज्ड नहीं है, इसलिए ए। इन तीनों में NH2 ये तो सब में कॉमन है, NO2 खींच रहा है -M से, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और OH दे रहा है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सी का जो है ज्यादा होगा, फिर बी का होगा, और सबसे लास्ट में डी। चलिए ACBD ये कहां दिया हुआ है? ACBD मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 180 का वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।